जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी में आपका बायोलॉजी से पूछे हुए सभी प्रश्न को हल करते हैं। आज इसमें हम जो आपका प्रश्न शामिल किए हैं ये आपका है 64वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी, यानी 64वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में जितने भी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। इससे पहले आपको हम पिछले क्लास में केमिस्ट्री के प्रश्न को हल करवा चुके हैं। चलिए हम आज बायोलॉजी के प्रश्न को हल करते हैं। ये जो आपका क्लास है ये आपका बीपीएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इस क्लास को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। अब जो आपका ये प्रश्न है ये आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 69वीं बीपीएससी में पूछा है कि कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। अब इसमें आपका 1 में है मीठा, ये आपका स्वाद है जीव का। कड़वा ये भी है, नमकीन ये भी है, मसालेदार ये जीव का कोई स्वाद नहीं होता मसालेदार। उमामी ये होता है, खट्टा भी होता है और तीखा भी। देखिए तीखा भी ये कोई जीव का स्वाद नहीं है। तो आपका 4 होगा और इसके साथ 7 होगा। तो 4 और 7 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 और 7। क्वेश्चन करता है कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। तो मसालेदार और तीखा ये जीव का स्वाद नहीं होता है। चलिए हम इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनुष्य के जीभ में स्वाद कलिकाओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार के पैपिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा। ये स्वाद का पता जीभ लगा सकते हैं, लेकिन मसालेदार, तीखे स्वाद का पता जीभ नहीं लगा पाते हैं। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 और 7। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सही सुमेलित है। ये भी प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है। अब देखिए आपका 1 में जो है एरोनेशिया, ये आपका नींद से संबंधित विकार नहीं है। आपका ए जो आपका 1 है वो आपका गलत है। एरोनेशिया जो है ये आपका एडिटिंग के डिसऑर्डर से संबंधित है। सेकेंड आपका है इंसोनिया ये भी आपका गलत है। ये खाने के विकार से संबंधित नहीं है, ये नींद के विकार से संबंधित है। ठीक है, तो आपका सेकेंड भी गलत है। थर्ड है डिस्पेनिसिया, तो ये आपका बिल्कुल सही है, सांस की तकलीफ। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड सही है। फोर्थ है एनोस्मिया, ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से, ये भी आपका सही है। तो 3 और 4 आपका सही है। ठीक है, 3 और 4 सही है। तो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एनोरेक्सिया किससे संबंधित है? ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है, जबकि इंसोमिया ये नींद के विकार से संबंधित है, और डिस्पेनेशिया ये आपका सांस के तकलीफ से संबंधित है, और एनोप्सिया ये जो आपका है ये गंध के आंशिक और पूर्ण हानि से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 और 4 जो आपका सही है। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न आपका है। क्वेश्चन आपका है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है। जो कोविड का टीका होते हैं वे प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। इसका आपका जगह ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवित छीन सार्स कोवैक्सीन वायरस को प्रवेश करा के। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोविड का टीका जीवित छीन सार्स कोविड-2 वायरस के ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षी प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। कोवैक्सीन इन श्रेणी के अंतर्गत आती है, अर्थात इसमें निष्क्रिय छीन जीवित वायरस का उपयोग किया जाता है। कोविशील्ड भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। कोविशील्ड क्या है? यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। चलिए हम आगे देखते हैं आपका
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन अगर आपका डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? तो डीएनए के डबल हेलिक्स का खोज किया था आपका, यानी ऑप्शन डी होगा, वाटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स डीएनए का खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार संरचना डीएनए के अणु के दो जुड़े हुए धागे से बनी है, जो हेलिक्स जैसे आकृति में एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह एक दूसरे के चारों ओर लपेटे हुए है। डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है जो जीवित कोशिकाओं के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। कर इनकी संरचना एक घुमेदार सीढ़ियों के अनुरूप होती है। इसमें जेनेटिक गुण पाए जाते हैं। जेनेटिक गुण पाए जाते हैं जो एक जीवित प्राणी का विकास, प्रजनन और वृद्धि और कार्य को निर्देश देते हैं। आगे हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे कार्य करते हैं? आप देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए वैक्सीन वाले जो प्रश्न आपका है, यहाँ पर हम लोग देखे थे एक वैक्सीन का प्रश्न था आपका, हाँ कोविड वैक्सीन। ठीक है, कोविड वैक्सीन से आपका प्रश्न था। आप देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपका आगे भी पूछा गया है। ठीक है, ये वेक्टर टीके के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये भी प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है। तो पहले की तरह अब आपका बीपीएससी नहीं रहा है। यदि कोई आप चाहते हैं कि बीपीएससी का पीटी भी ऐसे निकाल लेंगे, तो अब इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर बीपीएससी का तैयारी करना होगा, तभी आपका इसका पीटी भी निकल पाएगा, क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ा दिया है। पहले की तरह अब बीपीएससी का लेवल नहीं रहा है। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संश्लेषित संस्करण में रखकर। ऑप्शन बी होगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, वेक्टर टीके को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित किया जाता है, अर्थात वेक्टर टीके को में एक हानिकारक वायरस का उपयोग किया जाता है, जिसमें रोग पैदा करने वाले वायरस के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी करा क्या, जो वेक्टर टीके होते हैं उसमें एक हानिकारक वायरस का उपयोग किया जाता है, जिसमें रोग पैदा करने वाले वायरस के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये संशोधित वायरस होस्ट के अंदर एंटीजन बनाते हैं और उनके खिलाफ सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन आपका इसका बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका कि mRNA अब देखिए ये भी आपका वैक्सीन से ही संबंधित प्रश्न है। mRNA का पद का विस्तृत रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रही है? तो mRNA का फुल फॉर्म होता है आपका मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। M फॉर मैसेंजर, R फॉर राइबो न्यूक्लिक, A फॉर एसिड। तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, mRNA का पूर्ण रूप मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड mRNA का एक प्रकार का सिंथेटिक RNA है, जिसमें प्रयोगशाला में DNA टेम्पलेट और RNA पॉलीमरेज का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो ये मिलता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ये भी प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ये तो आपका अजीबोगरीब प्रश्न था कि सूची 1 को आपका सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ये भी प्रश्न आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया है। अब देखिए नीलेन है,
ये आपका जो है एक से दिया देखिए कपड़ा, दूसरे से दिया आपका उत्पत्ति, यानी किस कपड़ा का उत्पत्ति किससे होता है, ठीक है। तो जो नीलेन है ये आपका सन का पौधा से होता है, तो आपका ए का 2 होगा, ए का 2 होगा। फिर आपका है यानी जटा, तो जटा जो है ये आपका नारियल के पौधा से प्राप्त होता है, तो आपका बी का 1 होगा। फिर है मोहायर, मोहायर जो है ये आपका अंगोरा बकरी से प्राप्त होते हैं, और डाउन जो हो जाएगा ये आपका बतख और गीज के पंख हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, तो आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ दिया गया है कि जो नीलेन होता है ये आपका सन का पौधा का से उत्पन्न होते हैं, जो आपका जटा होती है आपका नारियल के पेड़ से उत्पन्न होते हैं, जो महायार होते हैं आपका अंगोरा बकरी से प्राप्त होते हैं, जो डाउन है ये आपका बतख और गीज के पंख से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका कि टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म के 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये आपका सही है। सेकेंड आपका है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होते हैं हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है। ये भी आपका सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कहते हैं इसे कार्टिलेज कहते हैं। अब ये जो आपका प्रश्न है ये आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंकाल वे हिस्से हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या हिंदी होता है उपास्थि, यानी उसे उपास्थि कहते हैं। मानव एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाले लचीले संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। सॉरी, ये जो आपका कार्टिलेज होते हैं ये आपका संयोजी ऊतक होते हैं। यह हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है। जो हमारे शरीर में जहाँ पर जोड़ होता है उसको ये लचीला बनाते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़े आदि उपास्थि के बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कान की हड्डी, नाक की हड्डी और हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो आपका कार्टिलेज यानी उपास्थि के बने होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन अगर आपका लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो आपको पता होगा ये शैवाल और कवक रहते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं और ये सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। इस दोनों में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं शैवाल और कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है और आपका इसमें कवक शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। कवक जो ये शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। तो शैवाल भोजन उत्पादन करते हैं किसके लिए? कवक के लिए, और कवक शैवाल के लिए सतह प्रदान करते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका मादा एनफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। आपका ऑप्शन बी होगा अंतः स्तर के एक कोण पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मच्छर बीमारियों को संचरित करने वाला एक रोगवाहक कीट है। मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया से संचरित करती है, यानी मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से ही आपका मलेरिया रोग होते हैं। मादा
क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया को संचरित करते हैं। यानी देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, जबकि मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया को फैलाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अंतः स्तर की सतह के समांतर बैठती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न आपका है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता को जो शरीर का बढ़ाते हैं, ये आपका है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ये आपका शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देता है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इनोफिल और वैसोफिल जैसे प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है जो बाहरी रोगजनक को नष्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। लिम्फोसाइट के प्रकार होते हैं बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट या अस्थि मज्जा के अंदर परिपक्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बी लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं, तो अस्थि मज्जा के अंदर होते हैं, जबकि आपका टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये आपका प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं। प्रतिरक्षी का उत्पादन कौन करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट करते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में आंसर क्या था, लिम्फोसाइट था, लेकिन आपका टी लिम्फोसाइट रहता और आपका बी लिम्फोसाइट रहता, तब इसका आंसर क्या होता, टी लिम्फोसाइट होता। क्योंकि यहाँ साफ साफ दिया गया है कि टी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मानव मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसको आपको देखना है। तो इसका आपका ऑप्शन ए में है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही आपका गलत है। जो आपका कथन ए है वो आपका गलत है, बाकी के कथन आपका सही है। तो कह रहा मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकता है, ये आपका गलत है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मांसपेशियां मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा है। पेशियों में एक्सिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जैसे प्रोटीन होते हैं। मांसपेशियां गति और प्रचलन में सहायक करती है। यानी मांसपेशियों का कार्य क्या है, ये गति और प्रचलन में सहायता प्रदान करते हैं। गति और प्रचलन के संबंध में मांसपेशियां खींचने में सक्षम होती है, न कि धक्का देने में। तो ध्यान रखना, जो आपका मांसपेशी होती है खींचने में सक्षम बनाते हैं, ना कि धक्का देने में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, जो आपका गलत है। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन का आपका, इसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद होते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद होते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ही आपका रंध्र खुले या बंद होते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। अब कह रहा है कि कोशिकाओं में जल की मात्रा अधिक होने से दाब उत्पन्न होता है, जिससे रंध्र खुल जाता है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोशिका में जब जल की मात्रा अधिक होगा तब आपका रंध्र खुल जाएगा, और जब कोशिका में जल की मात्रा कम होगा तब रंध्र बंद हो जाएगा। इस यहाँ से आपका 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। जो आपका क्लोरोफिल होते हैं वो सूर्य के किस प्रकाश के रंग को अवशोषित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपका लाल और नीले रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको लगता होगा कि हरा होगा, नहीं होगा। देखिए, हरा रंग अवशोषित नहीं होता है, हरा रंग परावर्तित होते हैं। इसी कारण से हमको तो यानी पेड़ पौधा हरा दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं
हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक होता है, आपको पता होगा, और क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, इसे भी ध्यान रखना। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल नीले और लाल रंग के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम में हरे रंग को परावर्तित करता है। अभी आपको बताए थे, हरे रंग को क्या करता है, ये परावर्तित करता है। इसी कारण से हमें पत्ते जो हो हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पर्णवृत्त पत्ते को तने से जोड़ता है, ये तो आपका सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना पेड़ कहलाते हैं, ये आपका गलत है। देखिए, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर जो तना होते ये आपका पेड़ नहीं कहलाते हैं, यह आपका झाड़ी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पेड़ नहीं कहलाती है, झाड़ी कहलाते हैं। तो आपका बी गलत है। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, ये आपका सही है। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सा मेल नहीं खाता यानी सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पर्णवृत्त क्या होते हैं, पत्ती को तने से जोड़ते हैं, और कमज़ोर तथा सीधा खड़ा नहीं हो सकता है और लता कहलाता है। जो कमज़ोर और सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं, लता कहलाते हैं। और आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना को झाड़ियाँ कहलाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका है कि सक्शन फूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका कारण है वाष्प उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पौधे गतिहीन होते हैं और पौधे में संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। पौधे जल को जड़ से अवशोषित करते हैं, ये भी ध्यान रखना। पौधे जो होता है वो जल को जड़ से अवशोषित करते हैं, और पौधे में मौजूद जैलम ऊतक जल को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। तो जैलम का कार्य क्या है, जैलम का कार्य होता है यानी पौधे के विभिन्न भागों में जल को पहुंचाना। और आपका फ्लोएम होता है, और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है यानी भोज्य पदार्थ को पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो जाइलम फ्लोएम को याद रखिएगा। फिर आपका है कि पौधे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को वाष्प में बदलकर वातावरण में निर्मुक्त करते हैं, जिससे जल चक्र बनता है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया वे परिणामस्वरूप एक सक्शन फूल की क्रियाविधि में पौधे होती है, जिससे जल पेड़ों की अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना है कि पेड़ के अधिक ऊंचाई तक जल का पहुंचने का कारण है वाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाते हैं, स्व प्रतिकृति के योग बनाते हैं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट में आपका डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन अगर आपका, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कवक में पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक पौधे में पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं, इसे आप ध्यान रखना। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण कवक कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होते हैं, अतः अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतुओं और मृत शरीर पर आश्रित होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका कि परागन की सुपरिभाषा क्या है, यानी परागन किसे कहते हैं। ठीक है, ये परागन का आपका परिभाषा पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परागन का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। पौधे में परागन का नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे में परागन
नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाते हैं। परागन के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। अनावृत बीजी पौधे में वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है। इसे ध्यान रखिएगा, अनावृत बीजी पौधे में वर्तिकाग्र अनुपस्थित होते हैं, यानी उसमें नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन करा है, पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे करते हैं? मृदा से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधे जो अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, परंतु पौधे मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि। अधिकांश पोषक तत्व जड़ के पास बालों के माध्यम से अवशोषित होते हैं। तो आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मृदा। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, एस्पायरस आदि मशहूर लकड़ी उत्पाद पौधे से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये जो आपका है पाइन, फर, स्प्रूस, ये सब का है कौन सा, किस तरह का पौधा है? ठीक है, तो ये इसको आपको बताना है। तो ये आपका है अनावृत बीजी। क्या है? अनावृत बीजी पौधा है। ऑप्शन आपका बी होगा। अनावृत पौधे क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे या वृक्ष को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों और शाखाओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं, यानी इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। समझ ना, ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत वृक्षों का सबसे बड़ा उदाहरण है कोनधारी। क्या ना उदाहरण है? कोनधारी, चीर, स्प्रूस, फर, देवदार, ये सभी क्या है? ये सभी अनावृत बीजी का उदाहरण है। आवर्त बीजी क्या होता है? आवर्त बीजी संवहनीय पौधे हैं जो फलों और परिपक्व अंडाशय में बीज होते हैं। यानी आवर्त बीजी में उसके अंदर बीज होते हैं, जैसे आपका आम हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, नारंगी हो गया, ये सब क्या है? ये सब आवर्त बीजी पौधा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका, कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में जो है एस्कर्बिथाइमिन, ये आपका गलत है। थाइमिन जो होता है आपका ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और एस्कर्बी जो होता है ये आपका विटामिन सी की कमी से रोग होता है। ठीक है, बी में क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एटियस, ट्यूबरक्लोसिस एटियस, तो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस एटियस ये भी आपका गलत है। फिर आपका है टेटनस बीसीजी, टेटनस बीसीजी, तो टेटनस बीसीजी ये भी आपका गलत है। बीसीजी का टीका टेटनस में नहीं लगाया जाता है, ये आपका टीबी रोग में लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी का टीका। फिर आपका है मलेरिया, क्लोरोक्विन, आपका केवल ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मलेरिया का जो आपका दवा होती है आपका क्लोरोक्विन होते हैं। ठीक है, बाकी आपका गलत है, ऑप्शन डी होगा। मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रोटोजोआ के कारण होने वाले लीवर संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है या शरीर में पर्याप्त विटामिन सी नहीं होते हैं। ये भी प्रश्न आपको पूछते हैं कि शरीर में पर्याप्त विटामिन सी नहीं मिलता है और यह कोलेजन का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिससे शरीर के ऊतकों का टूटना शुरू हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और बीसीजी का टीका आपका टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। डीपीटी टीका टेटनस और डिप्थेरिया बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी टीका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, यानी किस में आरबीसी नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखना केचुआ में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम क्या बनते हैं, तो आपका ग्लूकोज बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद ग्लूकोज बनते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन अगर आपका अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम आपका प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखना, याद रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं कौन, तो एंजाइम बढ़ाते हैं। यानी एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया को के गति को तेज कर देते हैं। प्रोटीन प्रकृति में ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। यानी देखिए एंजाइम क्या करते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने ने किया था, इसे भी ध्यान रखना। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने ने किया था। एंजाइम शरीर के अणुओं जैसे ग्लूकोज के छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर के इन अणुओं के ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। लैक्टेज क्या है, ये भी छोटी आंत में पाया जाता है। यह दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। तो इसे भी ध्यान रखना, लैक्टेज क्या करते हैं, तो ये आपका दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। प्रोटोज क्या करते हैं, तो प्रोटोज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। इसी भी ध्यान रखना कि प्रोटेज एंजाइम को प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, प्रोटेज। फिर आपका ट्रिप्सिन क्या करता है, यह एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होते हैं और जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखना ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना। फिर आपका है लैपेज। तो लैपेज का कार्य क्या होता है, लैपेज का कार्य होता है यह एक एंजाइम का समूह है जो आंत में वसा को पचाने में मदद करता है। तो लैपेज क्या करता है, तो वसा के पचाने में मदद करता है, इससे आप ध्यान रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। ये क्या था आपका, यानी एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीका का खोज किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीका का खोज किया था। कब किया था, तो 1798 ईस्वी में किया था। चेचक का पहला टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परासरण। ऑप्शन आपका डी होगा। यानी पानी मिट्टी से के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, उसे परासरण कहते हैं, यानी ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परासरण ऑस्मोसिस यह भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने जड़ कोशिकाओं झिल्लियों के माध्यम से जल और पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है। तो जो आपका बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट होता है जिसे गला करके हम यानी इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ये क्या है, ये आपका है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। बैक्टीरिया रहेगा तभी वो पदार्थ गल पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसीलिए रात को पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। यानी कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किस तत्व की कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन तत्व की कमी से कीटभक्षी पौधे उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी से मिट्टी में उगते हैं और अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए कीड़ों को फंसाते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से, ये आपका है ड्रोसेरा, पैंथेस, डेओनिया, ठीक है, ये सभी क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं, नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा यहाँ पर होगा थोड़ा तथा सहारा प्रदान करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका होगा भोजन के भंडार, पौधे को आकार देने में और प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तना जड़ों, पत्तियों, फूलों के बीच एक कड़ी है। तना पौधे को सहारा प्रदान करने के साथ साथ कई और कार्य करते हैं, जैसे भंडारण, जैसे आलू कंद में भंडारण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फिर आपका है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका कि आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। रक्त आधान मतलब होता है जो आपका ब्लड डोनेशन करते हैं, किसी को ब्लड देते हैं, तो उसमें आपका ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक चीज़ और भी मैच करना चाहिए, ये है आपका RH फैक्टर, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो आपको मैच करना ही चाहिए, इसके साथ साथ आपका RH फैक्टर भी आपको मैच करना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को आप ब्लड दे पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा। रक्त आधान एक नियमित चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रक्त की हानि होने पर रक्त बदलने में मदद मिलती है। रक्त आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि RH कारकों के साथ यानी RH फैक्टर के साथ भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, अतः रक्त आधान के समय RH यानी प्लस RH वाले को दिया जाएगा और RH माइनस वाले का ही आपका रक्त दिया जाएगा, नहीं तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं। तो प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं और प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लीजिए आपका पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क में पाए जाते हैं। फिर आपका है थायराइड्स ग्रंथि आपका श्वास नली के ट्रैकिया के दोनों ओर लैंग्रेंस के नीचे होते हैं। फिर आपका पैराथायराइड्स, तो ये थायराइड्स ग्रंथि के पीछे होते हैं, पैराथायराइड्स ग्रंथि। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न में से किस तरह का उपयोग किया जाता है। यानी जो गर्भ में बच्चा होते हैं उसको पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसमें पराध्वनि अल्ट्रासाउंड, नाम सुने होंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, पराध्वनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है। तो ये आपका है AB आपका ऐसा ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी आपका ब्लड ले सकता है, ठीक है। और आपका O- ऐसा ग्रुप होता है वो किसी को ब्लड दे सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ध्यान रखना, AB ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है और O- ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया किसको प्रभावित करता है। तो फेफड़ा को, निमोनिया जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निमोनिया न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न फेफड़े का एक श्वसन संक्रमण है। यह वायु में जीवाणु और कवक से फैल सकता है। यह संक्रामक रोग है जो खांसने और छींकने से प्रसारित हो सकता है। यानी निमोनिया जो होता है यह आपका न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ध्यान रखना, निमोनिया रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं और ये फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, इससे आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये तो आपका BPSC पूछा ही है और आपका जो अभी हाल ही में आपका BPSC टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है TRE 1 और TRE 2
और TRE3 ये दोनों में आपका प्रश्न आया था, ठीक है, कि अदरक तना है जड़ नहीं, ठीक है। और ये BPSC भी पूछा है, शायद मुझे लगता है ये आपका 67वें BPSC में शायद ये पूछा है। तो अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं, इसीलिए यह जड़ है, तना नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं कराए, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें नोड और एंटर नोड होते हैं। इसका उदाहरण आपका है प्याज, आलू और अदरक। प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या है? ये सभी तना का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो ये आपका है, आपको पता होगा, यानी फ्रूक्टोज। फ्रूक्टोज जो है ये सबसे मीठी चीनी है। ऑप्शन ए होगा। इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रूक्टोज सभी दी गई शर्करा में सबसे मीठी चीनी है। यह एक मोनोसैकेराइड है, ध्यान रखना। क्या है? फ्रूक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, जबकि सुक्रोज की तुलना में ये 1.7 गुना अधिक मीठा है। यहाँ ध्यान, सुक्रोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रूक्टोज तो सुक्रोज बनता है। माल्टोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। फिर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये आपका बनता है तब लैक्टोज, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल आपका नहीं है सेब। सेब है ये आपका सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए, झूठा फल, फॉल्स फल क्या होता है? तो सेब क्या है? फॉल्स फल है, रियल फल नहीं है, ये फॉल्स फल है। इसमें क्या होता है? तो फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। जो फॉल्स फल होता है उसमें क्या होता है? तो उसका अंडाशय से, ये अंडाशय से उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि ये फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, अंजीर है, सेब है, नाशपाती है, ये सब आपका फॉल्स फल का उदाहरण है, झूठा फल का उदाहरण है। तो याद रखना, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती ये सभी आपका फॉल्स फल का उदाहरण है, जबकि आपका आम, अंगूर ये सब आपका सच्चा फल का उदाहरण है। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि फलियों अत्यधिक पौष्टिक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है आपका है, क्वेश्चन कर रहा है लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये फूल की कली से प्राप्त होते हैं, वो सूखे हुए फूल की कली से प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण है, ये आपका इंफ्रारेड है। ऑप्शन ए होगा। इंफ्रारेड का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी दूध में कौन सा विटामिन या प्रोटीन क्या दूध में सबसे कम पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका दूध में सबसे कम पाया जाता है, इसलिए कहते हैं दूध का सबसे घटिया स्रोत क्या है? तो विटामिन सी है। देखिए, दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है, यह प्राकृतिक पायस किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है, इमल्सन। ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दूध किसका उदाहरण है? यह एक पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। सामान्यतः दूध में 85% जल और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज और वसा होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, B1, B2, B12, डी, ई, के ये सभी पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन आदि पाए जाते हैं। जबकि दूध में विटामिन सी और आयरन की नहीं पाए जाते हैं, यानी विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं पाए जाते हैं, यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जा सकता है? ठीक है, यानी ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना है, तो ये आपका बदलता है जाइमेज ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका कि विटामिन जो रक्त को थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, ये आपका विटामिन के है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी होगा। देखिए, रक्त के थक्का बनने की क्रिया कैसे बनता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम मिलकर ये थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। फिर ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। फिर ये फाइब्रिन और रक्त रुधिर कणाओं को से मिलकर रक्त का थक्का बनते हैं। यानी सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बनता है। इस प्रक्रिया में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजिन है, जिसका निर्माण विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि रक्त के थक्का बनाने में मदद कौन करता है, तो फाइब्रिनोजिन करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में विटामिन के नहीं रहता है। ठीक है, आपके एग्जाम में विटामिन के ऑप्शन में नहीं रहता है, तब इसका आंसर क्या होगा, फाइब्रिनोजिन होगा। ध्यान रखना। तो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है आपका फाइब्रिनोजिन। अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन ये महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन है, जो महिलाओं के प्रजनन की प्रणाली में विकास में सहायक होते हैं। इसे फीमेल हार्मोन भी कहते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन यह एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो ध्यान रखना, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ये एस्ट्रोजन है, जबकि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए और विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्विड कार्लसन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं तीखा, यानी कड़वाहट, ये यानी जीव के किस भाग से पता चलता है, तो ये जीव के पिछले भाग से कड़वाहट का पता चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, हाँ, ऑप्शन सी होगा, लेकिन आपको लगता होगा बी है, लेकिन सी ऑप्शन है। ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन आपका है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, तो पौधे में पानी कौन पहुंचाते हैं, तो जैलम पहुंचाते हैं। आपको पहले बता चुका है, पौधे में पानी और खनिज लवण कौन पहुंचाते हैं, जैलम पहुंचाते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं, तो फ्लोएम आपका यानी खाद्य पदार्थ को पहुंचाते हैं, यानी भोज्य पदार्थ को पहुंचाते हैं। कौन, फ्लोएम। जैलम और फ्लोएम पौधे के दो प्रमुख संवहन ऊतक है। जैलम द्वारा जल और लवण के संवहन और फ्लोएम द्वारा भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। जैलम ऊतक के वार्षिक विलय को गिनकर पौधे की गणना की जा सकती है। जैलम ऊतकों के वार्षिक विलय को गिनकर हम पौधे का आयु की गणना कर सकते हैं, और इस विधि को हम डेक्ट्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे उत्पादित करते हैं, तो हरे पौधे क्या उत्पादित करते हैं, तो हरे पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। देखिए, CO2 प्लस H2O ये अभिक्रिया करते हैं, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, प्लस H2O प्लस O2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपका उत्पाद क्या बनता है। ठीक है, तो आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, लेकिन गैस कहा जाए तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि
एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, यानी लाइपेज किसका स्रोत है, तो अग्नाशय का स्रोत है। अग्नाशय से लाइपेज जो है वो अग्नाशय से या हार्मोन्स निकलते हैं लाइपेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। ध्यान रखना, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ये दोनों ग्रंथि आपका कौन सा है, तो आपका अग्नाशय ग्रंथि है। इससे निकलने वाले अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोजन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होता है, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न का है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, तो टीबी यानी क्षय रोग के रोकथाम के लिए, यानी टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी टीका का उपयोग किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग क्षय रोग यानी टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग के बचाव हेतु किया जाता है, ठीक है। यह जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग है, ध्यान रखना। टीबी जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, इससे आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये आपका इंसुलिन जो है ये अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ध्यान रखना, इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैग्रैंज के डीपी का बीटा कोशिका से स्रावित होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जो आपका इंसुलिन है ये आपका बीटा कोशिका से स्रावित होते हैं, इसे आप ध्यान रखना। और इसका खोज वेंटिंग एंड वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो वेंटिंग एंड वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन, ठीक है। और ध्यान रखना, अल्प स्त्रवन से यानी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है, इससे आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त संचरण में मदद करता है, कौन रक्त संचरण में मदद करता है, इसका होगा आपका एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखना, इसका आंसर एरिथ्रोसाइट ही होगा, लिम्फोसाइट नहीं होगा। कहीं कहीं इसका आंसर आपको लिम्फोसाइट मिलेगा, जो आपका गलत है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी या एंथ्रियोसाइट, आरबीसी को ही एंथ्रियोसाइट कहते हैं, ध्यान रखना। आरबीसी को ही एंथ्रियोसाइट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य फेफड़े में ऑक्सीजन के शरीर के ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशिष्ट को उत्पाद के रूप में ऊतकों से दूर और फेफड़े में वापस लाना है। यानी आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो फेफड़े में ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा खरगोश से प्राप्त करते हैं अंगोरा ऊन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये था आपका बायोलॉजी से पूछे हुए प्रश्न। इसमें आपका 64वीं बीपीएससी से लेकर आपका, ठीक है, 69वीं बीपीएससी तक आपका जितने भी आपका बायोलॉजी के प्रश्न पूछा गया था बायोलॉजी से, इन सभी प्रश्नों को हम आपको हल करवा दिए हैं, ठीक है। और इससे पिछले क्लास में आपको हम केमिस्ट्री के प्रश्न को हल करवा चुके थे, ठीक है। तो अब आपका साइंस में एक पार्ट रह गया फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स का जो आपका पार्ट रह गया ये भी आपको हम कल पूरे सोल्व करवा देंगे। 64वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक आपका फिजिक्स का भी आपका पूरे क्वेश्चन को आपको हम कल इसी तरह से हल करवा देंगे। तो ये आपका साइंस का सीरीज कल आपका समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम आपको यानी अगला आपका हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये भी आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर से ही हम शुरू करेंगे। और हिस्ट्री में आपका शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। उसके बाद आपका मेडिएवल, फिर एंशिएंट, इसी तरह से आपका हिस्ट्री भी समाप्त होगा। उसी तरह से हम आगे और सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से आपका बीपीएससी के पूरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम आपको इसी तरह से हल करवा देंगे। और इस क्लास को ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपके बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।